हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम पढ़ेंगे यूनियन और उसके क्षेत्र के बारे में, संघ और उसके क्षेत्र। जैसा कि ये पॉलिटी की क्लास है तो इसमें पॉलिटी की ही क्लास होगी, दूसरी कुछ नहीं। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के संविधान में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इंडिया दैट इज भारत। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, इंडिया दैट इज भारत, भारत इंडिया ही है। ठीक है, और क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, इस टर्म को लिया, ना कि फेडरेशन। देखिए, फेडरेशन जो है वो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। हम बताएंगे आगे क्यों। ठीक है, तो आर्टिकल 1 तो पहला दो चीज़ क्लेरिफाई कर देता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और भारत का नाम जो है वो इंडिया भी है, इंडिया भी है और भारत भी है, दोनों ही है। ठीक है, और इसमें संविधान सभा के सभी जो सदस्य थे उनकी पूरी सहमति थी दोनों नामों को अपनाने में। ठीक, हाँ, तो अब आगे जो हम कहने जा रहे हैं वो ये कि यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है ना। तो भीमराव अंबेडकर, हमारे ड्राफ्ट मैन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि हमने यूनियन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारे यूनियन में ना स्टेट्स को अलग होने का हक नहीं है, और इंडिया जो है एक इंटेग्रल होल है। मतलब कि पूरा देश जो है भिन्न भिन्न इकाइयों से मिलकर नहीं बना, या भिन्न भिन्न राज्यों या प्रदेशों से मिलकर नहीं बना। ऑलरेडी ये भारत देश पहले से जाना जाता था, और भारत जो है सो पूरा का पूरा एक इकाई अपने आप में है। हाँ, इसको विखंडित किया गया है, टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए। टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया का मतलब मेरा है राज्यों में बांटा गया है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, डेफिनेटली। तो स्टेट्स में बांटने का एक ही मात्र कारण है कि कन्वीनियंस, प्रशासन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़रूरी था। तो यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण दिया गया कि भाई, मतलब मेन जो मुख्य कारण है वो ये कि हम फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूनियन, और यूनियन में स्टेट अलग नहीं होंगे क्योंकि स्टेट थे भी नहीं पहले, हमने तो इंटीग्रेट किया। ठीक है, और फेडरेशन शब्द में क्या होता है ना कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। सेंटर और स्टेट के बीच में लिखित तौर पर संविधान ने, हमारे संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है दोनों के बीच, इसलिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन स्ट्रक्चर में पॉलिटी के स्ट्रक्चर में फेडरल स्ट्रक्चर का हमारा पॉलिटी है। ठीक है, लेकिन यूनियन शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे हमने कारण बताया। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या देखेंगे कि आर्टिकल 1 जो है, जैसे आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वो कितने सेगमेंट में आता है। देखो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में है ना, स्टेट्स की जितनी टेरिटरी हो गई। दूसरी हो गई आपकी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी हो गई ऐसी टेरिटरीज जिसे भारत कभी भी एक्वायर कर सकता है। ठीक है, कभी भी एक्वायर कर सकता है भारत सरकार। द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट्स, उनके जो विस्तार क्षेत्र हैं वो सब शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, यूटीज़ हैं, तो अलग अलग पार्लियामेंट्री लॉज के द्वारा शेड्यूल 1 में एंट्री हुई, और एंट्री में बताया गया कि भारत में जो जो राज्य हैं उनकी सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, वो सब कुछ एक्सटेंट वहाँ पे उन लॉज के माध्यम से शेड्यूल 1 में एंटर किया गया। मतलब डेफिनेटली पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के द्वारा ही हुआ है ये सब। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि हमने जैसा कि कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, सभी राज्यों को एक समान दर्जा दिया, एक समान, लेकिन कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दे दिया।
स्पेशल दर्जा क्यों दिया? ये भेदभाव क्यों? जब हमने कहा कि हम फेडरेशन हैं, फेडरेशन में शक्तियों का बंटवारा होता है सभी राज्यों के बीच, भाई है ना, सब ढंग से बंटवारा होगा, लेकिन नहीं स्पेशल दर्जा दिया क्यों? स्पेशल दर्जा देने की ज़रूरत पड़ी दरअसल, अगर नहीं देते तो गलत हो जाता, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बैकवर्डनेस है, प्लस कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि उन स्टेट्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविज़न और डेफिनेटली उस तरह के प्रावधान किए जाएँ ताकि स्टेट बढ़ सके आगे, उनका डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो भी आ सकें, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बन सकें, राइट? ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं नोटेबली दैट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए निश्चित रूप से यूनियन ऑफ इंडिया में तो सिर्फ स्टेट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो है राज्यों का ही संघ है ना, तो यूनियन ऑफ इंडिया छोटा होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ना सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट्स आएंगे और यूटी आएगा, बल्कि टेरिटरी, वो टेरिटरीज भी आएंगे जो भारत के द्वारा कभी भी एक्वायर किया जा सकता है ना, और भारत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कहीं भी हो सकता है वो क्षेत्र, तो वो भारत के क्षेत्र में आता है ना। तो इसलिए ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट से डेफिनेटली बड़ा है, राइट? यूनियन ऑफ इंडिया से या यूनियन ऑफ स्टेट से बड़ा है। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है कि बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, भारत जो कि संप्रभु राष्ट्र है वो कोई भी क्षेत्र जो है सो एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन जो भी नियम सबके लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं उनमें, जैसे कि सेशन जिसमें आता है ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज एट्सेट्रा, और ऑक्यूपेशन जिसमें की है अनऑक्यूपाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड रूलर, ओके, जो किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र मतलब किसी भी प्रशासक के अधीन नहीं है। कन्क्वेस्ट और सबजुगेशंस, तो इस तरह से हम दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, जैसे कि हमने दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी और सिक्किम जैसे क्षेत्रों को, देशों को प्रदेशों को अपने देश में शामिल किया। ठीक है, ना हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में कहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में नहीं है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के वो पार्ट नहीं है, ठीक है, वो जो अभी वर्तमान में स्टेट्स हैं उनमें नहीं। तो स्टेट, ऐसा कोई स्टेट जो बाहर मतलब भारतीय संघ से बाहर का हो, भारतीय संघ से बाहर का हो, तो हम ऐसे स्टेट को इंडिया में ला सकते हैं। जैसे सिक्किम हो गया, उसे आर्टिकल 2 के द्वारा लाया गया। उसी तरह से कोई भी स्टेट, जैसे मान लीजिए बलूचिस्तान अभी अलग होगा, बोलेगा हम इंडिया में जाएंगे, तो वैसा कोई स्टेट जो इंडिया में आ रहा है उसको आर्टिकल 2 के तहत रखा गया, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 3 जो कहता है कि वो अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम चेंजिंग ऑफ स्टेट्स, है ना, ये सब चीज़ें। तो मतलब कि देखा जाए तो इंटरनल जो बाउंड्री के अंदर जितने स्टेट हैं उन सबको चेंज करने का पूरा अधिकार आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है कि कोई किसी राज्य की जो सीमा है परिवर्तन करना है वो हो जाएगा, किसी राज्य, दो राज्यों को मिला के एक बना देना है तो वो हो जाएगा, कुछ राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके एक राज्य बनाना वो भी बन जाएगा। जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा, जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, है ना, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तेलंगाना, उसके पहले आपका आंध्र प्रदेश, मद्रास से हुआ था आंध्र स्टेट, है ना। तो इस तरह से हम आर्टिकल 3 को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 3 में जो है वो इस चीज़ का अधिकार नहीं देता कि भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे को उठा के सौंप दिए। ये सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री अलग चीज़ है, वाई आई एम डिस्कसिंग हियर, ओके, जस्ट फॉरगेट इट। तो आर्टिकल 3 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा बनाया गया कानून 368 के बाहर होगा। आर्टिकल 2 और 3 में बनाया गया कानून
368 के बाहर होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगा। कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है ना। चलिए ठीक है। हाँ, अब इसी में डिस्कस करना है एक कि भाई आर्टिकल जैसे कि 368 के बाहर, ठीक है। तो 1960 बेलूबारी यूनियन केस में क्या हुआ कि ये सवाल उठा कि पार्लियामेंट क्या आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत इंडियन टेरिटरी को क्या फॉरेन कंट्री को दे सकती है। तो इसमें ना मतलब पूरा विचार विमर्श हुआ और लास्ट में कहा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अंडर थ्री जो है आर्टिकल अंडर 3 नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, hence Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under article 368. Consequently 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया और फिर ऐसा किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, ठीक। हाउएवर सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिकॉज इसमें क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि इसमें कोई भी एरिया का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, सिर्फ सीमा निर्धारण किया जाएगा, है ना, कि ये इंडिया का सीमा है। दो पार्टीज रहेंगे और बताया जाएगा कि दिस इज जस्ट क्लेरिफाइंग द लाइन बिटवीन द टू नेशन बाउंड्रीज, राइट। ओके, नाउ अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। क्या है कि बांग्लादेश के साथ ना बहुत पहले से ही कुछ इनक्लेव्स को बहुत पहले से छोड़ देते हैं। अभी क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ी, वो जो चिकन नेक वाला एरिया है बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है भारत के लिए, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे हमने 51 इनक्लेव जो है सो 51 इनक्लेव कुछ नहीं होता बल्कि एक पीस ऑफ लैंड होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो 51 इनक्लेव हमने बांग्लादेश से लिया उस पर्टिकुलर एरिया में, और फिर हमने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिया 51 के बदले। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो गया है ना। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा हमको क्या, हमको ज़रूरत पड़ेगा अमेंडमेंट का। तो इसमें 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और इस तरह से 2015 में हमने उस पर्टिकुलर पोर्शन को जहाँ पे चाइना जैसे आक्रांता देश से हमें खतरा था, हमने उस एरिया को बहुत ही मजबूत कर लिया। क्योंकि अगर किसी भी तरह से चाइना उस पर्टिकुलर पोर्शन को काटने में सफल हो जाता तो पूर्वी उत्तर भाग जो हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो बहुत ही खतरे में पड़ जाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चिकन नेक हम और भी स्ट्रॉन्ग कर लें। नाउ हम आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में दो तरह के क्षेत्र थे, पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसले स्टेट्स, है ना, प्रिंसले स्टेट्स। तो ये दो, ब्रिटिश प्रोविंस जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और प्रिंसले वाले में वहाँ का जो नेटिव प्रिंस होता है, मतलब वहीं का प्रिंस बेसिकली उस स्टेट में राजा के तौर पे होता था, लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो ये था, ठीक है। तो ऐसे में भारत में जब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया तो उसने दो अलग अलग डोमिनियंस का मैंने अलग अलग डोमिनियंस बनाया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान था, और बाकी सभी क्षेत्रों को तीन विकल्प दिए, जिसमें कहा कि आप या तो इंडिया के साथ मिल जाइए या पाकिस्तान के साथ, या फिर स्वतंत्र रहिए। तो भारत की जोग्राफिकल एरिया में, भारत की जो सीमांकन रेड क्लिफ के द्वारा हुआ था, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में तकरीबन 552 ऐसे प्रिंसले स्टेट्स आते थे, जिसमें कि 549 ने तो ज्वाइन कर लिया सीधे तौर पर, ठीक ना, लेकिन 3 ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम भारत ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हैदराबाद ने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे। तो हालांकि बाद में, है ना, बाद में उन्हें भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। जैसे कि हैदराबाद को
हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विलय पत्र में साइन करा करके कि आप भारत में शामिल हो गई है ना। वहाँ के राजा ने एसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन किया था। तो कायदे और कानून से तीनों क्षेत्र भारत के हो गए। ठीक। इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसमें 1950 में भारत में 4 तरह के कैटेगरी में बटे हुए थे राज्य या भारत के क्षेत्र, ABCD, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और ये सब मिला करके नंबर में 29 थे, है ना। अब हम देखेंगे धर कमीशन और JVP कमीशन। इन कमीशन के बारे में क्या बात है, ये कमीशन बनाए क्यों गया या कमेटी बनाए क्यों गया। तो हमारा जो प्रिंसले स्टेट या फिर वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उन सब को बना करके इंडिपेंडेंस हुआ, तो मतलब स्वतंत्रता के बाद ऐसा भारत का जो गठजोड़, व्हाट आई एम सेइंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्योरली एन एड हॉक अरेंजमेंट। वो तत्कालिक था। कौन सा, कि भारत जो अभी भी नया बन के आया प्रिंसली स्टेट और बाकी सारे क्षेत्रों को हमने जो अरेंज करके बनाया एक देश, वो बहुत ही तात्कालिक था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे रीजन, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों से, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से नए राज्य के गठन की मांग आ रही थी, और वो भी भाषा के आधार पर, है ना। तो जून 1948 में भारत सरकार एक कमेटी अपॉइंट करती है। कमेटी का नाम क्या होता है, कमीशन का नाम होता है SK धर कमीशन। SK धर कमीशन को रिपोर्ट देने को कहा जाता है इस संबंध में, और रिपोर्ट वो प्रस्तुत करती है 1948 दिसंबर के 1948 में। और वो रिकमेंड करती है कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर। ठीक है। तो दिस क्रिएटेड मच मोर रिजनमेंट। ओके, तो ये जो है और भी ज़्यादा उपद्रव पैदा कर देता है। तो फिर एक नया अपॉइंटमेंट किया, नए कमेटी की बनाने की बात होती, और कांग्रेस में एक कमेटी खुद बनाती है कांग्रेस, और खुद ही इस मामले का पूरे एकदम ज़ोर शोर से निरीक्षण करती है, जिसमें कि 3 मेंबर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जैसा कि इसको पॉपुलरली JVP उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस कमेटी ने 1948 में बनाया गया एक कमेटी है ना। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों का गठन राज्यों को बनाने की बात इन्होंने मना कर दिया। ठीक है। दे रिजेक्टेड दिस। हाउएवर इन 1953 अक्टूबर में भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा एक नए राज्य को बनाने के लिए, और वो भी भाषा के आधार पर, और वो राज्य था आंध्रा स्टेट। वो आंध्र प्रदेश जो है वो मद्रास, जो एक बहुत बड़ा प्रांत था, उससे अलग होकर बना। ठीक है। और ये हुआ भी इसलिए क्योंकि वहाँ एक कांग्रेस पर्सन थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक करी थी। उसके बाद जो है सो उनके डेथ के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ पड़ा, और फिर लास्ट में जो है सो राज्य को बनाना ही पड़ा, आंध्रा स्टेट को। उसके बाद फजल अली कमीशन का गठन होता है, और ये कमीशन जो है वो कहती है कि लैंग्वेज के बेसिस पर राज्यों का बनाया जाना है। ठीक है, बनाया जाएगा। और इन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट जैसी थियोरी को रिजेक्ट किया, कि लैंग्वेज के बेसिस पे तो होगा, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला डिमांड होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इन्होंने 4 आधार दिए कि ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे बनाया जाए, लेकिन प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज प्राइमरी एंड, है ना, फॉरमोस्ट थिंग। तो ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी, यूनिटी, ये सब ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाए। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को देखा जाए कि कहाँ पे, जैसे हम खोटा बोलते हैं तो खोटा बोलने वाले लोग
प्लस झारखंडी लोगों में जो भी एक होमोजेनिटी है कि हम इनको पहचानते हैं, वो हमको पहचानते हैं, हम दोनों के बीच में एक थोड़ा सा सांस्कृतिक लेन देन है और मेल अच्छा है। भले भाषा हम लोग पूरी तरह से एक जैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी है ना होमोजेनिटी, डेफिनेटली एक रूपता है हम में। तो हम बोले कि अच्छा ऐसे में एक स्टेट बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन लेना चाहिए, है ना, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, पूरे राष्ट्र का मतलब उत्थान होना चाहिए, ठीक। और इस पूरे कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाता है सरकार के द्वारा कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ। और इसमें फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1956 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। 1956 में पुनर्गठन अधिनियम और उससे फिर नए नए राज्यों का सृजन होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद जो सिलसिला चलता है वो चलता ही जाता है। इसके आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो इट्स वेरी डेफिनेटली बिगिनिंग टाइम एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। However, I am not at that particular लेवल और पॉइंट दैट आई कुड रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो। उतना परफॉर्मिंग वीडियो नहीं, बट स्टिल you can support through just one click and like. I will do much more practice and perform in a very precise manner. In actually I'm talking about videos, political and polity videos. Thank you a lot. Thank you.